लेकिन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जब आप प्रत्याहार की स्टेज पे पहुंचते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार की स्टेज पे, तब भी यही होता है। आपकी फिजिकल बॉडी से आपकी मॉलिक्यूलर बॉडी अलग हो जाती है और ये चीज़ आप कॉन्शियसली कर पाते हैं। इसको इमेजिन करने के लिए थोड़ा सा ऐसे सोचिए जैसे एक छोटा सा बच्चा है जिसके हाथ या पैर वो हिला तो पाता है लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाता। एक छोटा सा बच्चा, 1 साल का बच्चा, उसको चलने में दिक्कत होती है, चीज़ों को पकड़ने में, खाने में, हर छोटी छोटी चीज़ में उसको दिक्कत होती है। और फिर धीरे धीरे वो दूसरों को देखता है, अपने हाथ पैर हिलाता है और वो अपने उंगलियों को, अपने पैरों को कॉन्शियसली कंट्रोल कर पाता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज भी किसी ने मुझे एक वीडियो शेयर किया है प्रशांत भाई का, आचार्य प्रशांत का, जिसमें किसी ने उनसे पूछा है मूलाधार चक्र की सच्चाई क्या है और कैसे मैं इसको मजबूत कर सकूं। अच्छा वीडियो है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें और बात की जा सकती है। सबसे पहले दोस्तों, आपको ये समझना होगा, जब भी आप एक स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से अगर आप चक्रों के बारे में जानना चाहते हैं तो कहीं गहरे में आप चाहते हैं कि आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो कोशिश ये करिए कि आपको पता चले कि आप किस प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहते हैं। दूसरी बात, इस कुंडलिनी योग में 2 चीज़ें हैं, एक है थियरी, दूसरा है प्रैक्टिस, और दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको पूरी तरह से थियरी नहीं पता और आपने प्रैक्टिसेस करना शुरू कर दिया तो बहुत से लोग आपको बताएंगे कि इन चक्र ध्यान की वजह से उनको कभी हेलुसिनेशंस होते हैं, कभी टिनिटस होता है, मतलब कान में आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ लोग तो पागल भी हो गए हैं। बेसिकली होता ये है कि अगर आप किसी भी प्रैक्टिस को बिना गहरे से समझे हुए करने की कोशिश करते हैं तो आप अपने बॉडी और अपने ब्रेन के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। एक छोटा सा सुई भी अगर आप अपने स्किन में घुसेड़ने की कोशिश करेंगे तो वो इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। और जब आप चक्र ध्यान करने की कोशिश करते हैं बिना थियरी को बहुत अच्छे से समझे हुए, तो आप अपने ब्रेन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए मेरी सजेशन उन सभी दोस्तों से है जो लोग मेरी तरह ही हैं, कॉमन मैन, एक फैमिली मैन है, उनके पास नौकरी चाकरी है, घर परिवार है, और वो नहीं चाहता कि वो किसी भी टाइप के डिस्टॉर्टेड एक्सपीरियंस में फंसे, तो उसको चक्रों के बारे में थियरी खूब पढ़े, लेकिन प्रैक्टिस करने का सही समय वेट करें। प्रैक्टिस कब करना है मैं भी बात करूंगा उसके बारे में। अब जब हम कुंडलिनी योग या चक्र ध्यान के बारे में बात करते हैं तो बहुत से एक्सपीरियंसेस लोगों को आते हैं, लेकिन वो सारे एक्सपीरियंसेस आपको नहीं आएंगे। और मान लीजिए आपको अगर आते भी हैं तो भी मान के चलिए कि वो नहीं है। इंटरनेट पे ना दर्जनों लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रखे हैं, बट एक पॉइंट कभी मत भूलिएगा कि स्पिरिचुअलिटी मतलब एंड ऑफ सफरिंग। मैंने खुद कई साल तक चक्र ध्यान करने की कोशिश की थी। उस समय मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करता था, मेरा अफेयर भी चल रहा था एक मेरी क्लासमेट से, और मैं इस चक्र ध्यान के ज़रिए अपनी पढ़ाई को अच्छी करने की कोशिश कर रहा था और उम्मीद कर रहा था कि मेरे पेरेंट्स मेरे इस अफेयर को भी मान लें और हमारी शादी हो जाए। दोनों चीज़ें नहीं हुई। इसलिए दोस्तों, कभी भी इमेजिनरी सॉल्यूशन से रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश मत करिए। ये एक बहुत डीप साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस बहुत गहरा साइंस है। आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, आप इसको समझ सकते हैं और आप अपने आप को फ्यूचर में इन गहरे प्रैक्टिसेस के लिए तैयार कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले 3-4 वीडियोस देखे। एक आचार्य प्रशांत के 2 वीडियोस देखे कुंडलिनी योग पर और मूलाधार चक्र पे। एक बच्चा है साइबर जील जिसने मूलाधार चक्र के ऊपर वीडियो बनाया है, वो देखा, जिसमें ज़्यादातर लोगों ने क्लेम किया है कि मूलाधार चक्र की सच्चाई क्या है, ये वो जानते हैं। ये वीडियोस अच्छे हैं, मोटिवेशनल हैं, बट मुझे लगता है कि ये अधूरे हैं। और कुंडलिनी योग जैसा सब्जेक्ट मेरे हिसाब से एक ऑपरेशन करने जैसा है, जैसे न्यूरो सर्जरी या कार्डियक सर्जरी। अगर आप इसको बिना सही तरीके से समझे हुए करने की कोशिश करते हैं तो 100% चांस ये है कि आप एक्सीडेंट करेंगे। जैसे कोई भी आदमी कितना भी
डेडिकेटेड हो वो एक यूट्यूब का वीडियो देख करके ब्रेन का ऑपरेशन नहीं कर सकता, और आप भी नहीं कर सकते। चक्र ध्यान किसी एक आदमी का वीडियो देख करके या किसी एक किताब को पढ़ करके, यहाँ तक कि मेरे इस वीडियो को देख करके भी आपको चक्र ध्यान करने के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। आपको केवल थियरी पता चलेगा, और जब चक्र ध्यान आप कर पाएंगे तो राइट मोमेंट कब होगा ये पता चलेगा। देखिए, हमारे माइंड की एक टेंडेंसी है, जब वो किसी प्रॉब्लम में फंसता है तो उसके सॉल्यूशंस खोजता है। लेकिन हमारे माइंड के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट तो है इंटेलिजेंस, वो रियलिटी के पास पहुंचने की कोशिश करता है, प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करता है और वहां से निकालता है सॉल्यूशन। और दूसरा पार्ट है हमारा इमोशन, हमारी सेंसुअलिटी। वो वहां जाने की कोशिश करता है जो उसको अच्छा लगता है, और बहुत बार जो चीज़ें हमको अच्छी लगती हैं उसका हमारी प्रॉब्लम से कोई ताल्लुक होता नहीं है। इस चीज़ को अगर आप समझ जाएंगे, आप खाली इस क्वेश्चन के लिए नहीं, फ्यूचर में भी आप जब किसी भी क्वेश्चन को लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आप राइट डायरेक्शन में जाएंगे। तो अगर आप कुंडलिनी योग के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इमोशन से जानना चाहते हैं या इंटेलिजेंस से, इसके बारे में सोचिएगा। कुंडलिनी योग के 7 चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आग्नेय और सहस्रार, ये हमारे शरीर में नहीं है। इनका एग्जिस्टेंस हमारे अंदर है लेकिन हमारे शरीर में नहीं है, इसलिए इसका प्रैक्टिस बहुत मुश्किल है। योग के 8 स्टेप्स में यम नियम के प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं, आसन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको अपने हाथ पैर, अपने शरीर से कुछ ना कुछ करना है। लेकिन कुंडलिनी योग के चक्र ध्यान, ये है प्रैक्टिसेस ऑफ प्राइमरी बॉडी, मॉलिक्यूलर बॉडी, क्योंकि ये 7 चक्र इस फिजिकल बॉडी का पार्ट नहीं है। ये पार्ट है हमारे सूक्ष्म शरीर का, वो शरीर जिसके ज़रिए आप स्वप्न को एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को तो इस बात पर भरोसा ही नहीं होगा कि हमारे पास कोई दूसरा शरीर भी है, और वो शायद इसी में खुश होंगे कि मुझे कोई मंत्र बता दीजिए और उस मंत्र को मैं जप करता रहूं और बस मेरी सारी प्रॉब्लम्स हवा में उड़ जाएं। तो अगर ऐसी आपकी कोई उम्मीद है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को यहीं रोक दीजिए। इसके आगे इस वीडियो में बहुत सी गहरी बातें होंगी, लेकिन वो आपके काम की नहीं होगी। आपको चाहिए सही वासनास। किसी भी टाइप का ध्यान करने के लिए, अपने गुरु से मिलने के लिए आपको चाहिए राइट वासनास। वासनास क्या होती हैं? ये हमारे ब्रेन के, हमारे बॉडी के बहुत छोटी छोटी टेंडेंसीज होती हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती हैं, हमारे झुकाव होते हैं। आप क्या खाते हैं, कैसे कपड़े पसंद करते हैं, किस टाइप के लोगों से मिलना चाहते हैं, आपकी भाषा कैसी है, ये सब वासनाओं की वजह से होता है। देखा जाए तो हमारे सभी एक्टिविटीज़ को वासना फोर्स देती है। अगर राइट वासना नहीं है और हम उस प्रैक्टिस को करने की कोशिश करते हैं तो हमको ढेर सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि इन छोटी छोटी वासना से बनती है एक बड़ी वासना। उसको हम ज़िलोगा में कहते हैं कैपिटल वी वासना। वो एक तरह से हमारे ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। वो बहुत मुश्किल है चेंज करना, और वही है जो आपका अगले जन्म का एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। जो भी आप इस ज़िंदगी में करेंगे, अच्छा करेंगे, लोगों से छीनेंगे, किसी को हेल्प करेंगे या किसी से हेल्प लेकर के भूल जाएंगे, इन सभी एक्टिविटीज़ से आपकी छोटी छोटी ढेर सारी वासनाएं बनती हैं, और फिर आपका ब्रेन, आपका माइंड तैयार होता है नेक्स्ट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन के लिए, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की नेक्स्ट स्टेज के लिए। आप अपने गुरु से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? अगर मिलेंगे तो उनके ऊपर आपको भरोसा होगा या नहीं होगा? भरोसा होगा तो भी क्या आपका मन करेगा उनके साथ अपना टाइम, अपनी रिसोर्सेज खर्च करने के लिए? अगर उनके साथ आप रहते हैं तो भी आपके मन के डाउट्स ख़त्म होंगे या नहीं होंगे? वो सारे डाउट्स ख़त्म होने के बावजूद क्या आप इन प्रैक्टिसेस को आत्मसात कर पाओगे, सीख पाओगे? ये सब डिपेंड करता है आपकी वासनास के ऊपर। इसलिए इस समय जो आप कर रहे हैं, आप अपने ब्रेन में वासनास क्रिएट कर रहे हैं फॉर कुंडलिनी योग। हो सकता है अगले कुछ जन्मों में या शायद अगले कुछ 100 जन्मों में आप इस प्रैक्टिस को कर सकें, अगर आप मेहनती हैं, अगर आप डेडिकेटेड हैं तो। अब थोड़ा सा मूलाधार चक्र के बारे में। मुझे इसके बारे में केवल थियरी पता है, जो मैंने पढ़ा था, जो हमारे गुरुजी ने, जिन्होंने मुझे चक्र ध्यान सिखाया था, जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने बताया
कि ट्रेडिशनली इसमें 4 पेटल्स होते हैं। इसका रंग होता है ऑरेंज कलर का। इसमें एक देवी होती हैं जिनका नाम है साकिनी, जिनके एक हाथ में अंकुश है, उनके 5 सर हैं। और कहते हैं जब आप मूलाधार चक्र के ऊपर ध्यान कर रहे हैं तो आपको अपने डाइट में फैटी फूड अवॉइड करना चाहिए। मोस्टली आपको सिंपल खाना खाना चाहिए, जैसे उड़द की दाल और चावल है, क्योंकि जितना ही आपके बॉडी में फैट होता है उतना ही आपका बॉडी आलसी हो जाता है। लेकिन मैं फिर से आपको रिपीट करूँगा, ये प्रैक्टिस सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप करें। एक वीडियो देख करके चक्र ध्यान नहीं करना है। आप अपने डाइट में चेंज कर सकते हैं, सिंपल फूड खा सकते हैं, आप अपने थॉट्स के ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन चक्र ध्यान मत करिए बिना पर्सनल इनर गुरु के। जी हाँ, बिना पर्सनल इनर गुरु के किसी भी टाइप का चक्र ध्यान की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब फायदे क्या होते हैं जब मूलाधार चक्र आपका एक्टिवेट हो जाता है? कहते हैं इसकी वजह से आपको मिलता है फाइन हेल्थ, आपको स्वास्थ्य मिलता है। कहते हैं मूलाधार चक्र खुलने पर आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। और चूंकि इसमें साकिनी देवी के 5 रूप हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं 5 बॉडी के कोनेटिव ऑर्गन्स को, जैसे आपके हाथ, आपका पैर, आपका मुंह, आपके जेनाइटल्स और आपका एनस। और ये 5 सर रिप्रेजेंट करते हैं आपके 5 कॉग्निटिव ऑर्गन्स को, जिनके ज़रिए आप दुनिया को सेंस करते हैं। आपकी आँखें, आपके कान, नाक, जीभा और स्किन। तो जब आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है तो इन जनरल आपकी पूरी बॉडी की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। और कैसे पता चलेगा, फर्स्ट साइन क्या है मूलाधार चक्र खुलने का या एक्टिवेट होने का? आप कम खाना खाएंगे फिर भी आपका पेट भर जाएगा, आपकी पूरी बॉडी हल्का फील करेगी, हैवीनेस कम हो जाएगा। और लास्ट में आपकी बॉडी में जो फिजिकल अट्रैक्शन जो हम फील करते हैं वो बहुत कम हो जाएगा। ट्रेडिशनली इस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए जो मंत्र बताया जाता है वो है लंग। लिखते हैं LAM बट प्रोनाउंस करते हैं LANG, लंग। लेकिन कुछ गुरुज मानते हैं कि इसका एक्चुअल मंत्र है संग। इसको लिखते हैं SAM, सम, लेकिन बोला जाता है SUNG, संग। लेकिन प्रॉमिस करिए आप इसको रिपीट नहीं करेंगे। अब इससे पहले कि हम चक्रों की बात करें, मैं चाहता हूं आप प्राणायाम को थोड़ा सा और गहरे से समझें। प्राणायाम शब्द उपनिषद से भी पहले आया था, और जब प्राणायाम को पहली बार समझा गया था तो वो हमारी फिजिकल बॉडी के लिए नहीं समझा गया था, वो मॉलिक्यूलर बॉडी के लिए, सूक्ष्म शरीर के लिए समझा गया था। जब हम प्राण को अपने मॉलिक्यूलर बॉडी में मूव कर सकेंगे, उस चीज़ को कहा जाता है प्राणायाम। जो रियल प्राणायाम होता है उसका श्वास से कोई ताल्लुक नहीं है। इनफैक्ट जो जेन्युइन साधक होते हैं, जो प्राणायाम कर पाते हैं, वो तो बहुत बार बिना सांस लिए ही प्राणायाम करते हैं। सांस रुका होता है और फिर भी वो अपने बॉडी के अंदर में, अपने सूक्ष्म शरीर के अंदर में प्राणों को मूव करा पाते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको कन्विंस्ड होना पड़ेगा कि आपके अंदर में एक सूक्ष्म शरीर है भी, और उसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, उसको जी सकते हैं। तो अगर आपने किसी को अपना गुरु बनाया है, एक्सटर्नल गुरु, और वो बहुत ईमानदार है, अच्छा आदमी है, और वो आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, बस वो यहीं तक आपको पहुंचा सकता है। उसके बाद उसका रोल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसके बाद की सारी प्रैक्टिसेस मन के और मॉलिक्यूलर बॉडी के अंदर की है, जिसमें आपका एक्सटर्नल गुरु आपके साथ नहीं जा सकता। इसलिए अगर कोई कहता है मेरे गुरु ने मेरे साथ शक्तिपात किया, बहुत से वीडियोस में मैंने देखा लोग एक दूसरे के अंदर में शक्ति डालने की कोशिश करते हैं कुंडलिनी जगाने के लिए, वो झूठ है, वो फेक है। इसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई गुरु, चाहे कितना भी जेन्युइन गुरु है, वो आपको कहता है प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि में मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, तो उससे बचिए। अगर मैं भी कहता हूँ तो मुझसे भी बचिए, क्योंकि जो आपका रियल गुरु होगा वो आपको केवल प्राणायाम तक ही पहुँचा पाएगा। एक समय आएगा जब आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम को, थियोरी को बहुत अच्छे से समझ चुके रहेंगे, प्रैक्टिसेस सीख लेंगे, और तब आप पहुँचेंगे प्राणायाम से प्रत्याहार की स्टेज तक। और ये वो समय है जिसको हम बोलते हैं द टाइम ऑफ ओरल इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सेज हिमसेल्फ और द अवतार हिमसेल्फ। आपके इनर गुरु आपको ओरल इंस्ट्रक्शन देंगे खुद। बहुत बार अवतार या तो महाअवतार भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं।
अगर आप किस्मत वाले हैं तो। और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपकी मदद करेगा रेगुलर 3 स्टेप रिदमिक ब्रीथिंग, जहाँ पर आपकी फिजिकल बॉडी की सांस एकदम रिदम में हो जाती है, एकदम स्मूथ हो जाती है। क्योंकि हमारे बॉडी की सांस और हमारे सूक्ष्म शरीर के मूवमेंट, ये दोनों जब तक मैच नहीं करते तब तक हम एक्सपीरियंस करते हैं डिस्कॉर्ड, मेंटल इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, थॉट्स में कन्फ्यूजन, मूड में इरिटेबिलिटी एंड ढेर सारे डिज़ायर्स। बेसिकली हमारी जो रोज़मर्रा की प्रॉब्लम है वो प्राइमरी प्रॉब्लम है एसिमेट्री ऑफ फिजिकल ब्रेथ एंड मूवमेंट ऑफ प्राण इन द मॉलिक्यूलर बॉडी। इस समय भी आप सांस ले रहे होंगे, लेकिन वो सांस आपकी फिजिकल बॉडी की है, और आपकी जो मॉलिक्यूलर बॉडी है उसके अंदर की मूवमेंट ऑफ प्राण वो किसी और ही रेट से चल रही है। उसका और इस फिजिकल बॉडी का कोई मैच नहीं है। इसलिए आप एक तरह से 2 शरीर अलग अलग रिदम में जी रहे हैं, और उसी की वजह से आप इस दुनिया को सही तरीके से न समझ पा रहे हैं, ना तो हैंडल कर पा रहे हैं। अब इससे पहले कि मैं कुंडलिनी के ऊपर और बात करूं, मैं आपकी मॉलिक्यूलर बॉडी पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। हमारी सूक्ष्म शरीर, जिसको मॉलिक्यूलर बॉडी में बोल रहा हूं बार बार, वो हमारी प्राइमरी बॉडी है। इसको और डिटेल में मैंने कवर किया है ज़ेनोका एडवांस में, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये जान लीजिए कि वो हमारी प्राइमरी बॉडी है। क्या मतलब है प्राइमरी बॉडी है? जो कुछ भी हरकत हमारे मॉलिक्यूलर बॉडी में होगी वो लास्टिंग होगी, वो ज़्यादा समय तक रहेगी, क्योंकि वो एक तरह से इस बॉडी का पिलर है। जैसे बिल्डिंग खड़ी होती है तो दीवार बाद में आती है, पहले फाउंडेशन और पिलर आता है। जब ये फिजिकल बॉडी ख़त्म हो जाएगी, ये मर जाएगी, तो भी मॉलिक्यूलर बॉडी काफ़ी समय तक सर्वाइव करती है। अभी मैं आत्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, आत्मा की कोई एज नहीं होती। और अभी 4th एक और एंटिटी है, उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपने अपनी प्राइमरी बॉडी को पहले मानना शुरू कर दिया, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, तो इस लाइफ में आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली। या तो ये भी हो सकता है कि आपने पिछले कई जन्मों से आप अपनी साधना कर रहे थे, और इसीलिए आपको ये बातचीत समझ में भी आ रही है और आप इस पर थोड़ा थोड़ा भरोसा भी कर पा रहे हैं। देखिए, होता ये है कि हमारी पिछले जन्मों के एक्सपीरियंस की वजह से इस जन्म में किसी किसी चीज़ में हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। कोई होता है जो बचपन से ही गाने गाता है, कोई बहुत ही एक्टिव होता है तो स्पोर्ट्समैन बन जाता है, किसी का दिमाग बहुत तेज़ होता है तो वो एकेडमिक्स में बहुत आगे चला जाता है। अभी रिसेंटली मैंने एक सीरीज़ बनाना शुरू किया है बच्चों के लिए कि कैसे मैथ्स से प्यार हो, कैलकुलस से, अलजेब्रा से, एक इमोशनल साइड ऑफ मैथमेटिक्स। तो वो उनकी वासना डेवलप करने के लिए है, राइट वासना फॉर द राइट सब्जेक्ट। डेथ के समय हमारी फिजिकल बॉडी यही छूट जाती है और हमारी मॉलिक्यूलर बॉडी हमसे अलग हो जाती है। लेकिन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जब आप प्रत्याहार की स्टेज पे पहुंचते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार की स्टेज पे, तब भी यही होता है, आपकी फिजिकल बॉडी से आपकी मॉलिक्यूलर बॉडी अलग हो जाती है। और ये चीज़ आप कॉन्शियसली कर पाते हैं। इसको इमेजिन करने के लिए थोड़ा सा ऐसे सोचिए जैसे एक छोटा सा बच्चा है जिसके हाथ या पैर वो हिला तो पाता है लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाता। एक छोटा सा बच्चा, 1 साल का बच्चा, उसको चलने में दिक्कत होती है, चीज़ों को पकड़ने में, खाने में, हर छोटी छोटी चीज़ में उसको दिक्कत होती है। और फिर धीरे धीरे वो दूसरों को देखता है, अपने हाथ पैर हिलाता है और वो अपने उंगलियों को, अपने पैरों को कॉन्शियसली कंट्रोल कर पाता है। अभी भी हमारे साथ होता है, रोज़ होता है। हमारी मॉलिक्यूलर बॉडी हमारी फिजिकल बॉडी से अलग होती है जब हम सोते हैं और सपना देखते हैं, लेकिन उसका हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे एक छोटे बच्चे के पास अपने हाथ पैर का कंप्लीट कंट्रोल नहीं है। लेकिन इस एडवांस्ड योग में आप उसी कंट्रोल को सीखते हो, समझते हो। और प्रत्याहार का असली मतलब यही है कि आपकी फिजिकल बॉडी आपकी मॉलिक्यूलर बॉडी से अलग हो सके। अब इससे पहले कि मैं आज की वीडियो को कंप्लीट करूं, मैं चाहता हूं 2 और नए कॉन्सेप्ट्स आप समझें। इसको मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है ज़ेनोका एडवांस में, वो इस वीडियो का पार्ट नहीं हो सकता। एनर्जी ऑफ लाइफ एंड एनर्जी ऑफ अवेयरनेस, ये फिजिकल बॉडी का पार्ट है। इस समय जो हम जिंदा हैं वो हमारी बॉडी में बिकॉज ऑफ एनर्जी ऑफ लाइफ से। हम जब किसी चीज़ को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जग रहे हैं, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ एनर्जी ऑफ अवेयरनेस की वजह से। इन दोनों एनर्जीज़ के
ग्रेड्स होते हैं। जैसे पानी होता है, इम्प्योर होता है, प्योर होता है, उसकी अलग अलग क्वालिटी होती है। जो बिजली होती है वो कभी लो वोल्टेज होता है, हाई वोल्टेज होता है, हर चीज़ के अलग अलग ग्रेड्स हैं। ऐसे ही आपकी एनर्जी ऑफ लाइफ और एनर्जी ऑफ अवेयरनेस के अलग अलग ग्रेड्स हैं। और मैं क्यों बात कर रहा हूँ इन दोनों एनर्जीज़ की? क्योंकि हमारी सांस, जब हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ हम बाहर से प्राण भी लेते हैं, और वो प्राण इदा और पिंगला नाड़ी के जरिए पहुंचता है सबसे पहले मूलाधार चक्र पे, और वहाँ वो बनाता है एनर्जी ऑफ लाइफ एंड एनर्जी ऑफ अवेयरनेस। और उसमें से थोड़ा सा करीब 10% एनर्जी पहुंचती है स्वादिष्ठान चक्र पे, और वहाँ बनता है एक तीसरी चीज़। मुझे माफ़ करिएगा, मैं ढेर सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स लेके आ रहा हूँ, बट मैं कह रहा था ना कि ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी डिटेल्ड है, और ये तो मैं खाली थियरी बात कर रहा हूँ। इसकी प्रैक्टिसेस तो और ज़्यादा वास्ट हैं। इसकी प्रैक्टिसेस के ऊपर इतनी किताब लिखी जा सकती है कि हम पढ़ते पढ़ते पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दें फिर भी कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो स्वादिष्ठान पे बनता है एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। मैंने 3 शब्दों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है: एनर्जी ऑफ लाइफ, एनर्जी ऑफ अवेयरनेस एंड एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसका मतलब ये है, ये तीनों अलग अलग हैं। एनर्जी ऑफ लाइफ तो बॉडी को ज़िंदा रखने में काम करती है। एनर्जी ऑफ अवेयरनेस इस फिज़िकल बॉडी को अवेयर रखने के लिए हेल्प करती है। लेकिन एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस इस बॉडी का हिस्सा नहीं है, वो कहीं और से आता है। गेस कर सकते हैं वो कहाँ से आता है? अगर गेस कर सकते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आप लिखेंगे तभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा इस वीडियो का। और ये सारा प्रोसेस, प्राणों का आना, मूलाधार चक्र पे पहुंचना, प्राणों का एनर्जी ऑफ लाइफ और एनर्जी ऑफ अवेयरनेस में ट्रांसफॉर्म होना, और इसमें से थोड़ा सा स्वादिष्ठान पे चक्र पे पहुंचना, और वहाँ पर एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस बनना, ये सारा का सारा प्रोसेस बाय बर्थ ऑटोमेटिकली होता है। बट ये प्रॉब्लमेटिक है। एक तरह से आपके पास जो सबसे प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसकी मात्रा बहुत कम है, मात्र 10%। इसलिए आप स्ट्रगल करते रहते हैं। जब तक आपका ब्रेन पूरी तरह से स्पिरिचुअली डेवलप नहीं हो जाएगा, अब ये पूरी तरह से स्पिरिचुअली डेवलप होना क्या है ये अभी इस वीडियो में कंप्लीटली कवर नहीं कर सकते, बट ये समझ लीजिए, जब तक आपके ब्रेन में वो सेल्स डेवलप नहीं हो जाते जो सेक्शन 2B के और 3 के हैं, मतलब ये हमारे ब्रेन में वो एक सेक्शन है जहाँ पर आप मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, इंट्यूशन कर सकते हैं। एक सेक्शन है जहाँ पर आप सूक्ष्म तल पे जी सकते हैं, सेक्शन 3 में, और सबसे एडवांस्ड सेक्शन है सेक्शन 4। जब तक आपका ब्रेन सारे सेक्शंस को डेवलप नहीं कर पाता है तब तक आपकी प्राण की एनर्जी लिमिटेड रहती है। कुंडलिनी योग के अंदर में थोड़ी मोड़ी प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको कम से कम 50% प्राण चाहिए, जो कि सीधे स्वादिष्ठान पे पहुंचे और वहाँ पर एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस बने, और तभी आपके पास राइट इमोशनल, राइट मेंटल और राइट सेक्सुअल एनर्जी मिलेगी। जो भी आप स्ट्रगल करते हैं अपने थॉट्स के साथ, इमोशनल मूड स्विंग्स के साथ, अपनी क्रेविंग्स के साथ, अपनी सेक्सुअल अर्जेस के साथ, वो इसीलिए करते हैं बिकॉज जो रॉ मटेरियल है वो सही नहीं पहुंच रहा है। मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे ये वीडियो और मुश्किल होते जा रहा है, इसलिए इसको आज यहीं पर कंप्लीट करूँगा। बट थोड़ा सा मैं समरी बता दूँ। कुंडलिनी योग, मूलाधार चक्र, ये 7 चक्र अपने आप में एक कंप्लीट एडवांस्ड सब्जेक्ट की तरह है, ठीक वैसे जैसे न्यूरोलॉजी है या सर्जरी है। इसकी प्रैक्टिसेस को कैजुअली स्टार्ट ना करें, ये आपके ब्रेन और बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, इनफैक्ट हार्मफुल है। दूसरी बात, आप जब इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या इसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ है तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो आप पिछले जन्म के साधक हैं तो अभी आप इसको और स्टडी करिए, या आप अपनी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं इस कुंडलिनी चक्र ध्यान से, तो सीधे प्रॉब्लम को पकड़िए, ना कि उल्टा आकर के नाक पकड़ने की कोशिश मत करिए। तीसरी चीज़, ये कुंडलिनी योग के 7 चक्र आपके फिजिकल बॉडी में नहीं है, मॉलिक्यूलर बॉडी में है, और आपकी मॉलिक्यूलर बॉडी पहले कायदे से आपके रेगुलेशन में आनी चाहिए, और उसके लिए आपको पहुंचना पड़ेगा प्राणायाम और फाइनली प्रत्याहार की स्टेज पर।
और वहाँ पर ये सारा खेल चालू होगा, चक्रों का एक्टिवेशन। और उस समय आपकी सांस का कंप्लीट कंट्रोल होता है। प्राणों का मूवमेंट अपने अंदर में आप करते हैं अपने चक्रों पे, उसकी एक स्पीड होती है, उसका एक रोटेशन होता है। और उस समय जो एडवांस्ड साधक होते हैं वो क्लिनिकली अपनी सांस रोक चुके होते हैं। इस तरह की प्रैक्टिसेस कोई किसी को दिखाने के लिए नहीं करता है। इसलिए अगर आप मुझसे कहते हैं कि आप करके दिखाइए तो मुझे माफ़ करिए, मैं इसके लायक नहीं हूँ। कोई भी आदमी अगर आपको यम नियम प्राणायाम के बियॉन्ड सिखाने की कोशिश कर रहा है तो उसके साथ मत जाइए। एक सर्जन से ही सर्जरी सीखनी चाहिए आपको। लेकिन योग में आपको इनर गुरु से कुंडलिनी योग या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस सीखनी चाहिए। लेकिन तब तक आप काम कर सकते हैं अपने थॉट्स पे, अपनी सांस पे, अपने डाइट पे, इन जनरल अपनी हैबिट्स पे। अगर आपने कोई ग्रॉस नेगेटिव हैबिट डेवलप नहीं की, आप एक सिंपल लाइफ जी रहे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इस पूरे साइंस को खुद स्टडी कर रहे हैं, एक टाइम पीरियड लीजिए कि मुझे 5 साल में 10 साल में इस पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से थियरी समझना है, और रोज़मर्रा की डेली लाइफ की सिंपल एक्टिविटीज़ में अपनी प्रैक्टिसेस चालू करिए और उसका असर देखिए आपके रिलेशनशिप में, आपके काम धाम में। तभी आप प्रिपेयर होंगे एडवांस्ड योग के लिए। इसलिए मैंने ज़िनों का बेसिक कोर्स अलग किया है, एडवांस्ड कोर्स अलग किया है, और दोनों ही कोर्सेज़ में हम आपको केवल थियरी सिखा सकते हैं। प्रैक्टिसेस कोई न करवा सकता है, ना ही तो सिखा सकता है। इवन जो हम मेडिटेशन प्रैक्टिसेस बताएंगे वो भी ज़्यादातर आपकी वासनास को ट्रांसफॉर्म करने का तरीका है। अभी तो बहुत कुछ कवर करना बाकी है। अगर आप दोस्तों को कुछ भी मेरी बात में लॉजिक लग रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर पर्सनली आप इस पूरी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के ज़रिए मैं एक भ्रम ख़त्म करना चाहता हूँ कि कुंडलिनी योग, चक्र ध्यान आसान है। नहीं, इसमें बहुत सालों की डेडिकेशन चाहिए। इसको सीखने के लिए पेशेंस चाहिए, और आप यूज़ नहीं कर सकते इस साइंस को अपने फ़ायदे के लिए। आप केवल इसको समझ करके अपने आप को मुक्त कर सकते हैं सफरिंग से। आपकी जो प्राइमरी सफरिंग है, फिजिकल बॉडी में फंसे रहना, इस माइंड का डिस्ट्रैक्शन होना, इस दुनिया की कन्फ्यूजन को समझना, वो पॉसिबल है इस विज्ञान के ज़रिए। लेकिन इसी बीच में आपको स्वास्थ्य, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक खूबसूरत फैमिली, ये सभी इसी प्रोसेस में आपके लिए पॉसिबल हो जाता है। इसलिए दोस्तों, टेक टाइम टू स्टडी। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करने से किसी का भ्रम दूर होगा तो अपने दोस्तों से इसे शेयर करिए। ठीक है।